साथियों, पहले दिन का जो उद्घाटन सत्र है उसका मैं समापन करने जा रहा हूं और इस संबंध में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, हम लोग अभी महत्वपूर्ण मोड़ पर आए हुए हैं, हिस्टोरिकल मोड़ पर आए हुए हैं। बामसेप को बनाने के लिए लंबा समय लगा। मैं लगभग 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी जब मैं नौकरी में लगा। और जिस डिपार्टमेंट में मैं नौकरी में लगा था उस डिपार्टमेंट में, टेलीफोन डिपार्टमेंट में, और टेलीफोन डिपार्टमेंट के जिस सेक्शन में मुझे ट्रेनिंग के लिए रखा गया था उस सेक्शन के सेक्शन सुपरवाइजर आदिवासी थे। उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, जिसका नाम पाटिल था, उसको मुझे ट्रेनिंग देने के लिए रखा। वो व्यक्ति 10 बजे से 6 बजे तक मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के टेलीफोन विभाग का ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद वो बामसेप का ट्रेनिंग देने के लिए लेकर जाता था। यानी मेरा 2-2 ट्रेनिंग होता था। तो ये बात मुझे याद आ रही है। ये 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी और हमारा देश में 18 साल की उम्र में आप सर्विस कर सकते हैं, इसकी वजह से मैं सर्विस कर रहा था। साथियों, आज मेरी उम्र जो है 21 नवंबर को 65 साल मेरी उम्र के पूरे हुए, तो राउंड अबाउट 47 साल हो गए हैं। 47 साल से मैं इस आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा मजबूती से चलाने के लिए, इसको विशाल राष्ट्रीय स्तर के संगठन में रूपांतरित करने के लिए इतना लंबा समय मैंने लगाया। 47 साल का समय लगाया। तो ये 47 साल जो है, 3 साल अगर और ऐड कर दो तो ये 5 दशक का समय होता है। ये छोटा मोटा समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। मगर इस लंबे समय में एक महत्वपूर्ण काम संगठन निर्माण करने का काम, क्योंकि कोई भी बड़ा परिवर्तन दुनिया में, जहां भी बड़ा परिवर्तन आया है वहां संगठित शक्ति का ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आज हमारे पास राष्ट्रीय स्तर की संगठित शक्ति है। साथियों, 84 के आसपास काशीराम जी ने 14 अप्रैल 84 को
बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। तो उस समय वो कहा करते थे कि 13 स्टेट में और 140 जिलों में उन्होंने वामसेव के संगठन का नेटवर्क फैलाया। ये उनकी अपनी कही हुई बात है। तो उस बात को आधार बनाकर अगर हम लोग देखें तो आज 31 राज्यों में 567 जिलों में और 3000 से ज्यादा तहसीलों में अभी हमारा संगठन बढ़ गया है। 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन का जाल फैल गया है। इसी संगठन के जाल की वजह से, इसी संगठन के शक्ति की वजह से 6 अक्टूबर को नागपुर में जो हम लोगों ने 3.5 लाख लोगों को इकट्ठा करके आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गए और उस मोर्चा के बाद आरएसएस के लोगों को अपने हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर भागना पड़ा। तो इतनी बड़ी संगठित शक्ति जो हमने वामसेव के द्वारा बनाई थी, उस संगठित शक्ति के बदौलत ही हम इतना विशाल मोर्चा निकाल पाए। इसलिए मैं एक खास बात इस मौके पर आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोग अभी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के दिशा में आगे बढ़ गए। आंदोलन को जन आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वामसेव का संगठित शक्ति निर्माण करने का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो आंदोलन को जन आंदोलन के दिशा में परिवर्तित करना है, उसके लिए बेसिक जरूरत है संगठन का ढांचा हमारे पास मजबूत हो। आने वाले समय में 2025 तक 674 जिलों में 31 राज्यों के 674 जिलों में हमारे संगठन का जाल सारे देश भर में फैलेगा। 2025 तक और बहुत बड़ा संगठन खड़ा होगा। तो ये जो संगठन का ढांचा है, मौलिक रूप से जो संगठन का ढांचा हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत हुआ है, ये संगठन की शक्ति आंदोलन करने के लिए सहायक हुई है। यानी वामसेव के द्वारा बुनियादी संगठन का जो ढांचा है वो बनाने में हम लोग कामयाब हुए। ऐसा हाथ करने से नहीं होगा, केवल वहां देखने के लिए हाथ करते रह रहे हो तो जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो भाई। ऐसे से होता है आंदोलन है? ये कोई मतलब पब्लिसिटी की बात है? आप लोगों को लगता है कि वहां दिखाई दे रहा है तो सारे देश भर में जा रहा होगा, अब आपका हाथ भी जाएगा, यही सोच आपके दिमाग में है। अरे इससे आंदोलन नहीं बढ़ेगा, ऐसा करने से बढ़ जाएगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, इसके लिए हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का सारे देश भर में बहुत बड़ा रोल है। इसको संगठित शक्ति को बनाने में, और ये जो वामसेव के द्वारा संगठित शक्ति बनाने का काम किया गया, उसी के बदौलत हम लोग
बहुत बड़ा आंदोलन जो नागपुर में किया वो करने में कामयाब हुए। वो एक हिस्टोरिकल इवेंट्स था, घटना थी आरएसएस हेडक्वार्टर पर विशाल मोर्च लेकर जाने की। मगर उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो इसीलिए ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि हम लोग उस बात को और आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उसको बड़े पैमाने पर जगाने में कामयाब हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। देश भर में ऐसा करने में कामयाब हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो आज शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, पहली बार 22-23 राज्यों में आदिवासियों का संगठन बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत हुआ है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। ये भी आदिवासियों के आंदोलनों के इतिहास में ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बहुत बड़ी बात को हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि यह भी एक बड़ा काम है जो इस पीरियड में हम लोग करने में कामयाब हुए। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी बामसेफ शब्द के बारे में कुछ बातें कही जाती है तो बी फॉर बैकवर्ड, तो ब्रैकेट में लिखा जाता है SC ST OBC। बी फॉर बैकवर्ड, बैकवर्ड माने SC ST OBC, यानी ये तीनों समूह के लोग बैकवर्ड हैं। इसके लिए बामसेफ का बी शब्द आया हुआ है, ये कहा जाता है और हम वर्षों से कह रहे हैं, जब से बामसेफ बनी तब से कह रहे हैं। आज इसमें एक बड़ा सामाजिक मुद्दा मैं जोड़ना चाहता हूं कि ये जो बैकवर्ड शब्द है, इस बैकवर्ड शब्द में केवल SC ST OBC ये शब्द नहीं होगा, बल्कि SC ST OBC के साथ में हम लोग इसमें अब ब्रैकेट में जो बैकवर्ड शब्द के लिए जो शब्द आया है उसमें एक सामाजिक समूह हम लोग और उसमें ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, वो है NT DNT VJNT। जब हम बोलते थे कि SC ST OBC अब भविष्य में बैकवर्ड का मतलब होगा SC ST NT DNT VJNT, ये जो समूह है ये समूह OBC कैटेगरी में मंडल कमीशन के द्वारा जो लिस्ट बनाई गई उसमें शामिल है, मगर ये बुनियादी रूप से ट्राइबल सोसाइटी का मामला है और ट्राइबल लोग जो है वो कास्ट नहीं माने जाते हैं, तो उनको सामाजिक समूह के तौर पर सारे देश भर में मान्यता हासिल होनी चाहिए,
मगर सरकार इसको मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर दे, उसके पहले ही हम अपने संगठन में एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी के तौर पर, सामाजिक समूह के तौर पर उसको हम लोग संगठन में मान्यता देंगे कि ये बड़ा वर्ग है। लक्ष्मण राव माने उस समूह के हैं, तो मैं उनको ये खास बात कह रहा हूं और उनके माध्यम से सारे देश के एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी के जो लोग हैं उन लोगों को भी ये मैसेज दे रहा हूं कि अब बाकायदा एक समूह के तौर पर हम लोग एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी को बैकवर्ड समूह में अलग से आइडेंटिफाई करके उसको मान्यता दे रहे हैं। और मैं ये बात वामसेव के इस मंच से घोषित कर रहा हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहां पर आए हुए जो लोग हैं, देश भर से आए हुए लोग हैं, 31 राज्यों से हमारे डेलीगेट यहां आए हुए हैं, तो वो जिस किसी स्टेट से आए हुए हैं उनको यहां से जाकर अपने अपने राज्यों में एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी जो सामाजिक समूह है, अलग है, उसको ढूंढना होगा। उसको अपने अपने राज्यों में ढूंढना होगा और ढूंढकर उसको अपने आंदोलन में जोड़ना होगा और उस आंदोलन का और संगठित शक्ति का एक महत्वपूर्ण पार्ट एंड पार्सल बनाना होगा। इससे एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह को आंदोलन का पार्ट एंड पार्सल बनाने से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधार मिलेगा। और दूसरा मुद्दा यह है कि उनके मुद्दों को हम लोग आने वाले समय में केवल उनके सामाजिक समूहों को ही नहीं, बल्कि उनके जो प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, उनको प्रोमिनेंटली टेकअप करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर उन समस्याओं के लिए आंदोलन करने का भी काम करेंगे। उन मुद्दों को हम लोग उसमें शामिल करके आंदोलन करने का भी काम करेंगे। ये इसका मीनिंग है, इस बात को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये तकनीकी नहीं है। मैं इन लोगों को, सामाजिक समूहों को केवल तकनीकी रूप से इसको शामिल नहीं करना चाहता, बल्कि उनको इस बात के लिए शामिल कर रहा हूं कि उनकी समस्याओं को अब आने वाले समय में हम प्रोमिनेंटली महत्वपूर्ण मानेंगे और मानकर उनकी समस्याओं के लिए आंदोलन करेंगे ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। दूसरी बात मैं आप लोगों को और एक बताना चाहता हूं कि हमारे माने साहब ने ये कहा, उससे कुछ लोग जो है जो हमारे समाज के समूह के बाहर है, देश में ही रहते हैं, मगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो है कि ब्राह्मण अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो दवा बनाने के लिए भी भारत में नहीं बचेगा, ऐसा हमारे माने साहब ने कहा है। तो इससे कुछ लोग ऐसा मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये लोग उसको ख़त्म करने वाले हैं क्या, मारने वाले हैं क्या, यानी पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे तभी तो नहीं बचेगा, ऐसा एक मैसेज जो है इसकी वजह से, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सारे देश भर में, सारे सोशल मीडिया में जा रहा है, तो ऐसा माने साहब ने कहा है। माने साहब के पास बहुत बड़ी फौज है, ऐसा शायद वो कर सकते हैं, मगर वामसेव की ये भूमिका नहीं है कि ब्राह्मणों को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी हमारी कोई भूमिका, हमारा कोई स्टैंड नहीं है कि ब्राह्मणों को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो दवा के लिए भी नहीं बचेगा, ऐसी कोई हमारी भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका ये है कि वो इंसान के पुत्र बनकर रहे, इंसान के पुत्र बनकर ब्राह्मण जो है वो रह सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इंसान के पुत्र बनकर रहने का मतलब क्या है कि वो सारे इंसानों को बराबर माने, वो मानते नहीं है। अभी भागवत ने बयान दिया है, वो हमने रट्टा मारा ना नागपुर में, उसके बाद में वो आजकल इस तरह के बयान दे रहा है। भागवत के ऐसे आजकल बयान आ रहे हैं, तो
वो बयानों से हमारे लोग मुझे टेलीफोन करते हैं और कहते हैं कि मेश्राम जी वो भागवत ने हमारे आंदोलन के बाद ऐसा बयान दिया। तो मैंने कहा इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मामला पूरा हल नहीं हुआ है। अगर इससे खुश हो जाओगे तो आपका आंदोलन जो है कमज़ोर हो जाएगा। वो कमज़ोर करने के लिए शायद इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, इससे सतर्क रहना चाहिए, इससे खुश होने की बात नहीं है। ये जड़ समेत इस समस्या का हम लोगों को समाधान करना होगा और इसके लिए हमारी संगठित शक्ति और संगठित आंदोलन ये उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय नहीं है, केवल बयानबाजी करने से ऐसा होने वाला नहीं है। जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला था तो बाला साहब देवव्रत जो है वो इसके सरसंघ चालक थे, तो उन्होंने भी ऐसे बयान दिया था, मगर हुआ कुछ नहीं। तो वो आंदोलन कमज़ोर करने के लिए इस तरह से बयान देते हैं। इस बात को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, उसको भी बहुत ज़्यादा समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि हम लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को निराश होने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को जब यहाँ मैं लोगों को बुलाता हूँ और जब वो सारी व्यवस्था देखते हैं तो बहुत सारे लोग आकर मुझे कहते हैं कि इतना सारा तो हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, इतना सारा हम लोग कर सकते हैं, इस पर हमारा यकीन नहीं है। जो आपने करके दिखाया यहाँ, वो हम लोग ऐसा दिमाग में सोच ही नहीं सकते, ऐसा यहाँ हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से। तो देखने से लोगों की उम्मीदें और लोगों की आशा बढ़ती है, तो ये इसके लिए तो हम करते हैं। हमारे लोग जो है निराश है और यहाँ आने के बाद उनकी निराशा खत्म होती है, वो खत्म करने के लिए तो इतना बड़ा आयोजन साल में करते हैं। और फिर यहाँ 5 दिन जो है वो आशावादी होने का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो साल भर चलता है। वो इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो वो साल भर चलता है, और चलाने के बाद में वो साल भर जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं वैसे वैसे वो प्रभाव उसका घटता है। फिर दिसंबर में फिर दोबारा हम इंजेक्शन जो है वो लगाने के लिए हर साल करते हैं। इस वजह से ये 39वां हो गया, ये जो है 39वां हो गया। तो ये इतना बड़ा आंदोलन जो है सारे देश भर में ये खड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में हम लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा आशावादी होने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ और काम भी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बामसेफ के इस प्रयास से, बामसेफ ने जो सारे देश भर में, क्योंकि 13 स्टेट में 140 जिलों में काशीराम जी के द्वारा संगठन का नेटवर्क फैलाया गया, और हम लोग जो है 2025 तक 31 राज्यों में 674 जिलों में पहुंच जाएंगे, और ये 4000 से ज़्यादा तहसीलों में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत विशाल हो जाएगा, और 2030 तक तो ये 6 लाख गांवों तक फैल जाएगा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले मैं बामसेफ के नेटवर्क को फैलाने के काम में लगा रहता था रात दिन। अभी मैं ये जो आंदोलन करने वाला संगठन है, ये आंदोलन करने वाले संगठन को 6 लाख गांवों में, 6.5 लाख में से 6 लाख गांवों में फैलाने में लगा हुआ हूं। तो जैसे मैंने आपको कहा, तो हम लोग शेड्यूल कास्ट को, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, मैंने जंगलों में रहने वाले आदिवासी और गांव, कस्बों और शहरों में रहने वाले आदिवासी, तो उन लोगों तक हमारी आवाज पहुंची।
उसके बाद नॉमिनी ट्राइब, जिसे अब हम NTDNT VJNT के तौर पर इस बामसेफ के संगठनात्मक ढांचे में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा MBC में भी हम सारे देश भर में नेटवर्क करने में कामयाब हो गए हैं और MBC के लोगों को भी लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी बामसेफ प्रयासरत है और ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है और वो संगठन भी देश भर में फैल रहा है। दूसरा वो है OBC का। तो OBC के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है देश भर में फैल रहा है। चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में ये काम सारे देश भर में ज्यादा तेजी से फैल रहा है और उन्होंने जिस तरीके से इस बात को लेकर के आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ और बामसेफ उनको हर प्रकार की हर संभव मदद करके बड़ा संगठन OBC के द्वारा बड़ा माइनॉरिटी के लोग भी, माइनॉरिटी के लोगों को और खास तौर पर मुस्लिम लोगों को हमने ये कहा था कि आप ये RSS के हेडक्वार्टर पर जब हम मोर्चा लेकर जा रहे तो उसमें आप मत आओ। तो उन्होंने कहा मुझे कि नहीं हम आएंगे। मैंने उनको कहा कि नहीं, आप लोग हमको हिंदू कहते हो, RSS के लोग भी हमको हिंदू कहते हैं और आप मुस्लिम लोग भी हमको हिंदू कहते हैं, तो आप मत आओ। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्यों? हिंदू हिंदू का होने दो, हिंदू हिंदू का होने दो, तुम काहे के लिए आ रहे हो बीच में? आप लोग मुसलमान लोग जो है हमको हिंदू कहते हैं, RSS वाले भी हिंदू कहते हैं। तो हम लोग अभी आपको कहते कहते थक गए कि हम हिंदू नहीं हैं, तो अब हमारा हिंदू हिंदू का होने दो, तुम मत आओ। तो हमने कॉन्शियसली उनको कहा था कि मत आओ, फिर भी वो लोग जो है आए थे। तो ये 85% लोगों का ये बड़ा आंदोलन था। तो ये आंदोलन जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है, मगर ये हमारे मकसद को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप लोग उससे खुश है, मगर मैं 2025 को RSS को 100 साल हो जाएंगे, 2025 को RSS को 100 साल हो जाएंगे। तो अब 100 सालाना वो लोग बड़ा कार्यक्रम नागपुर में करेंगे। तो हम नागपुर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी नहीं बता सकता। पहले हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करके जो करना है वो करना चाहिए। बगैर तैयारी के करने का मैं आदी नहीं हूं। मैं तैयारी पर कितना लंबा समय लगाया आप लोगों को मैं बता चुका हूं, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं का भी राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। महिलाओं का भी संगठन, पहले महिलाओं को वो 1 मिनट भी बोल नहीं पाती थी, तो महिलाओं को अभी संगठन भी बना और वो ज़्यादा देर तक बोलती भी है और बोलने के लिए थोड़ा हम लोगों को चिट्ठी देकर उनको रोकना पड़ता है कि अब थोड़ा सा समय जो है ज़्यादा हो रहा है। तो खुशी की बात है, पहले महिलाओं को बोलने के लिए हम प्रोत्साहन देते थे, मगर वो बोलने के लिए दिक्कत होती थी उन लोगों को, मगर अभी उनके अंदर भी नेतृत्व निर्माण हो गया है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, जो बात मैं खास तौर पर आप लोगों को, इन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, ये इसके लिए कह रहा हूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। ये तथ्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सामान्य बातें नहीं है, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के 47 साल यानी राउंड अबाउट 5 दशक का समय लगाया, तो इतना बड़ा मामला खड़ा हुआ है। और आने वाले 25 तक यानी 3 साल में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग 6000 तहसीलों में पहुंच जाएंगे। कम से कम 2025 में हम लोग 6000 तहसीलों में पहुंच जाएंगे
तो 6000 तहसीलों में जब हमारा भौगोलिक नेटवर्किंग होगा और उस भौगोलिक नेटवर्किंग के साथ साथ हमारा सोशल नेटवर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये बात इसलिए खास तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को ये ध्यान रख के प्लानिंग बनाकर, योजना बनाकर, ये संगठन की योजना है, आपको अपने अपने इलाके में प्लान बनाकर, योजना बनाकर बाकायदा सभी प्रकार के सामाजिक समूह जो है उनके लोगों को कॉन्शियसली ढूंढना है, उनके अंदर कैडराइजेशन करना है। पहले तो जगाने का काम करना है, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ने का काम करना है और जोड़ने के बाद कैडराइजेशन करने का काम करना है। अगर आप उसको कैडराइजेशन यानी कैडर बेस में रूपांतरित करने का काम करते हो तो ये 6247 जाति के टुकड़े हैं ब्राह्मणों ने, ये ब्राह्मणों ने किए हुए, ये किसी ब्रह्मा ने या किसी भगवान ने या ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, ये ब्राह्मणों ने किए हैं। ब्राह्मणों ने जाति के टुकड़े बनाए और हमारे लोगों को 1703 शेड्यूल कास्ट की टुकड़े, शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े हैं और शेड्यूल ट्राइब के 801 टुकड़े हैं और नॉमिडिक ट्राइब के मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 से कम नहीं होंगे। माने साहब 200 से कम नहीं होंगे, 200 के लगभग होंगे। ये अंग्रेजों के समय में लगभग ये 200 जातियों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था ऑल इंडिया में, तो ये लगभग 200 के लगभग जो है ये नॉमिडिक टाइप के लोग हैं और इन नॉमिडिक टाइप के लोगों को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी ये हमारे अनिल माने, आप लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है, वोल्टाइमर है, और अनिल माने जो है वो छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, ऑल इंडिया का कार्यकर्ता है और अनिल माने डॉक्टरेट है, पीएचडी है। तो पीएचडी के हमारे पास वोल्टाइमर एक तो विलास खरात है, अनिल माने है, तो अभी केवल हमारे पास केवल पढ़े लिखे नहीं है, डॉक्टरेट है अपने माने साहब, केवल पढ़े लिखे नहीं है, डॉक्टरेट है। और ऐसे पीएचडी वाले और भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के नाम अभी मैं आपके पास नहीं बताना चाहता, मगर बहुत सारे पीएचडी वाले लोग हैं, क्योंकि अभी हायर एजुकेशन से संबंधित जो लोग हैं उसका हमने प्रोफेसर लोगों का संगठन बनाया, तो उसमें तो पीएचडी है बहुत सारे। तो इसलिए ये बात खास तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं, वो ये है कि माने साहब ने ये कहा कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्थापना है कि हम हिंदू है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है। तो ये एक तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हिंदू शब्द है वो अलायन है, वो भारतीय नहीं है, क्योंकि जब मुस्लिम लोगों का भारत में आगमन हुआ तो यहाँ की प्रजा को मुस्लिम लोगों के द्वारा दिया हुआ नाम है, ऐसा सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और इस वजह से ये स्थापना जो है, ये स्थापना, इसके बारे में हम लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। बाबा साहब आम्बेडकर इसके बारे में सतर्क थे और कभी भी उन्होंने संविधान में शेड्यूल कास्ट को मान्यता हासिल करने के लिए संघर्ष किया। हम हिंदू हैं इसके लिए उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, हमें हिंदू माना जाए इसके लिए कोई संघर्ष नहीं किया, हमें हिंदू के तौर पर संविधान में मान्यता मिले इसके लिए उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। बल्कि इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने हम लोगों को शेड्यूल कास्ट के तौर पर मान्यता मिले इसके लिए उन्होंने कोशिश की। और सेकंड इंडिया एक्ट में उन्होंने, ये उनका बहुत बड़े आंदोलन का अचीवमेंट था
कि शेड्यूल कास्ट को आज़ादी मिलने के 12 साल पहले 35 के सेकंड इंडिया एक्ट में भी उन्होंने मान्यता हासिल करवा के दिया था। शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो बहुत सारा संविधान में मिला है, वो मिलने की प्रक्रिया वहां से सेकंड इंडिया एक्ट से शुरू हुई है। वैसे तो 1919 का जो फर्स्ट इंडिया एक्ट है, उस फर्स्ट इंडिया एक्ट से ही इन लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके अंदर दिया गया है। मगर सेकंड इंडिया एक्ट में एक बड़ा अचीवमेंट था बाबा साहब अम्बेडकर का कि शेड्यूल कास्ट के तौर पर उनकी संहिता तैयार की गई है, उनकी लिस्ट शेड्यूल तैयार किया गया और 1703 जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में शेड्यूल कास्ट के तौर पर मान्यता दिलवाने में कामयाब हुए। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को संवैधानिक मान्यता दिलवाने में कामयाब हुए। ओबीसी को मान्यता दिलवाने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ओबीसी के जो लोग हैं वो चूंकि वो गांधी जी को मानते थे और इस वजह से जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी को ओबीसी के तौर पर मान्यता दिलवाने के लिए संविधान लिखने के दौरान प्रयास किया, तो जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये गांधी जी डिसाइड करेंगे, ये ओबीसी के आप नेता नहीं हो। तो इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी को संविधान में ही मान्यता दिलवाकर बात को आगे बढ़ाने के काम में लगे हुए थे। मगर ओबीसी शब्द को उन्होंने संविधान में डालने का प्रयास किया और उसी के अंतर्गत बाद में मंडल कमीशन आया और उसी के प्रोविजन के तहत वो जो उसी समय होने वाला था उसके लिए बाद के समय में मंडल कमीशन नियुक्त करना पड़ा। वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो प्रयास किया गया उसी के अंतर्गत हुआ। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये सारे तमाम सामाजिक समूह जो है वो सामाजिक समूहों को हम लोगों को जोड़ना होगा, ये काम करना होगा। अगर इस तरीके से हम लोग काम करते हैं तो ज़्यादा ठीक होगा। मामसेप किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए बनाया गया संगठन नहीं है, ये बात हम सब लोगों को ध्यान रखना है। ये मामसेप एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक को अपना धर्म मानने की और धर्म का प्रचार करने की इंडिविजुअल लेवल पर उनको इजाजत है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए या किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए मामसेप का प्लेटफॉर्म नहीं है। मामसेप का प्लेटफॉर्म जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जगाने के लिए, जोड़ने के लिए और उनका सभी लोगों का एक मिला जुला कॉमन संगठन बनाने के लिए है। अगर हम किसी धर्म के प्रचार में लग जाएंगे तो फिर ये विशाल संगठन बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य फेल हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट मामला है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख करके इस काम को करेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और इसलिए आज आपका हमारा पहला दिन है और पहला सत्र है। भोजन के लिए आप लोगों को मतलब हम ब्रेक कर रहे हैं, सभी को भोजन मिलेगा, इसलिए इमीडिएट उठ कर जाने की जरूरत नहीं है, मिलेगा सबको, बस अभी व्यवस्था है। मतलब हर साल हम करते हैं और किसी को भूखा रखा है ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। मेश्राम साहब।